हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ब्रह्मांड को। ठीक है, आज की इस वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में हर छोटी बड़ी बात को जानेंगे, क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड को। तो सबसे पहले ब्रह्मांड को शुरू करने से पहले हम जानते हैं ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है। तो ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है? छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी आकाशगंगा के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है, तो ब्रह्मांड में क्या क्या आता है? छोटी से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़ी आकाशगंगा जो है उसके जो सम्मिलित स्वरूप, उनको मिलकर जो सम्मिलित स्वरूप जो बनता है वह क्या है? आपका ब्रह्मांड। ठीक है, तो इसमें अभी हम बढ़ते हैं आगे कि इससे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग खगोल शास्त्रियों ने समय समय पर भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो प्रमुख सिद्धांत हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ज्यादा सिद्धांतों के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे प्रमुख जो आपका सिद्धांत है वह क्या है? आपका महाविस्फोट सिद्धांत। तो क्या है आपका? महाविस्फोट सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बिग बैंग थ्योरी। नाम सुन रखा होगा आपने, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी? तो यह दी थी आपकी जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1927 के आसपास। ठीक है, जॉर्ज लेमेंतेयर ने महाविस्फोट का सिद्धांत कब दिया? 1927 के आसपास। ठीक है, तो इसमें क्या बोला था जॉर्ज लेमेंतेयर ने? इसमें बोला कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, तो इससे पहले हमारा ब्रह्मांड क्या था? एक अग्निपिंड के समान था। ठीक है, अग्निपिंड के समान था और इसमें बहुत से बड़े बड़े पदार्थ शामिल थे। ठीक है, उसके बाद अचानक इसमें एक विस्फोट होता है और जिसके कारण यह बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है, छोटे बड़े अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं बड़े टुकड़ों में से कुछ एक जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो आकाशगंगाएं कहलाई। ठीक है, और बाद में जो छोटे छोटे धूलकण और इन सब से गैसों से मिलकर आकाशगंगाओं का विस्तार और बड़ा होता चला गया। ठीक है, तो ये था आपका महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो ये तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1927 में प्रस्तुत किया। ठीक है, यह सिद्धांत। लेकिन बाद में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक खगोल शास्त्री हुए हैं रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में यही महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जो थी, इसका विस्तार पूर्वक इसको समझाया। ठीक है, इसका विस्तार से वर्णन किया महाविस्फोटक सिद्धांत का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि महाविस्फोट सिद्धांत का पूर्ण रूप से विस्तार किसने किया? तो रॉबर्ट वैगनर ने। कब? 1967 में। ठीक है, प्रस्तुत या पेश किसने किया महाविस्फोट सिद्धांत? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका महाविस्फोट सिद्धांत। तो इसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा है, अचानक से इसमें विस्फोट होता है और यह बहुत से छोटे बड़े पदार्थों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे जो बड़ा भाग होता है वह होता है आपका आकाशगंगा। ठीक है, तो अभी हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा इंग्लिश में बोलते हैं इसको आप गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गैलेक्सी। ठीक है, आकाशगंगा। तो आकाशगंगा की अगर हम परिभाषा पढ़ें तो क्या होती है? तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये जो हमारे विस्फोट सिद्धांत में हमने पढ़ा कि जब विस्फोट होता है तो बहुत से
आकाशगंगा, बड़े बड़े पदार्थों में, आकाशगंगा में और तारों में और ग्रह उपग्रहों में हमारी जो ये ब्रह्मांड था वह बट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे, और आकाशगंगा क्या होती है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आकाशगंगा क्या होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तारों के विशाल समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। ठीक है, तो आकाशगंगा ये होगी तारों के विशाल समूह को, तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि हमारी एक जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है वह कौन सी आकाशगंगा का भाग है। तो कौन सी आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी गैलेक्सी में, तो वह है आपकी मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे दुग्ध मेखला का भाग है। ठीक है, दुग्ध मेखला। हमारी पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा का भाग है, दुग्ध मेखला आकाशगंगा का। ठीक है, तो यहां से अभी आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा में तारों के सिवा अलावा और क्या क्या होता है, इसमें तारों के अलावा होते हैं धूलकण और गैस के कण। ठीक है, तो धूलकण और गैस के कण और तारों से मिलकर आकाशगंगा हो गई, बन गई। ठीक है, तो मिल्की वे हमारी दुग्ध मेखला जो है उसमें हमारी पृथ्वी है। ठीक है, आकाशगंगा दुग्ध मेखला में हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो अभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाशगंगा के कितने प्रकार हैं, गैलेक्सी के कितने टाइप हैं। तो गैलेक्सी के टाइप आकृति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्तीय। ठीक है, दीर्घवृत्तीय या और अंडाकार, अंडाकार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बारी, तो इनको एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। दीर्घवृत्तीय, दूसरी है आपकी सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। ठीक है, और थर्ड है आपकी अनियमित आकार। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 3 टाइप की गैलेक्सी आकृति के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले दीर्घवृत्तीय। तो दीर्घवृत्तीय में क्या होता है, यह सबसे पुरानी होती है। लगभग 2/3 आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में दीर्घवृत्तीय या अंडाकार हैं। ठीक है, अंडाकार के टाइप की हैं। ठीक है, इनमें सबसे पुराने तारे होते हैं और नवीन तारे इसमें नहीं बनते। पुराने तारे होते हैं और नवीन तारों का निर्माण इसमें नहीं होता है। ठीक है, नए तारों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। तो दीर्घवृत्तीय अंडाकार, दीर्घवृत्तीय अंडाकार कौन सी हैं, जो सबसे पुराने तारे और जिनमें अभी नवीन तारों का निर्माण नहीं होता, उस समूह को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्तीय अंडाकार गैलेक्सियां। ठीक है, तो ये सबसे पुराने हो गए। अब आता है आपका सर्पिलाकार। ठीक है, लगभग ये दीर्घवृत्तीय में क्या बताया, 2/3 ब्रह्मांड की 2/3 आकाशगंगाएं लगभग दीर्घवृत्तीय हैं। ठीक है, अब आता है आपका सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार में क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी की जिस आकाशगंगा में मिल्की वे में, तो वह पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि मिल्की वे का आकार किस प्रकार का है, तो सर्पिलाकार। ठीक है, तो ये हमारी 1/3 ब्रह्मांड की 1/3 जो आकाशगंगाएं हैं वह हमारी सर्पिलाकार हैं। ठीक है, तो 1/3 आकाशगंगाएं सर्पिलाकार हो गई। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जाता है, दुग्ध मेखला, और एक और आता है यहां पे एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। ठीक है, ये आकाशगंगाएं किसका उदाहरण है, सर्पिलाकार का। ठीक है, तो आप ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दुग्ध मेखला और एंड्रोमेडा कौन सी टाइप की गैलेक्सी का भाग है या उदाहरण है। ठीक है, तो ये सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार का आप मतलब समझते होंगे इस प्रकार। ठीक है, सांप के आकार की। ठीक है, अनियमित आकार, इरेगुलर साइज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये नवीन तारों से मिलकर बनी होती है, नवीन तारों का समूह होती है। ठीक है, नवीन तारों का समूह। तो नवीन तारों का समूह कौन हो गया, अनियमित आकार। इनका कोई आकार नहीं है, ये अनियमित आकार की होती है। ठीक है, दीर्घवृत्तीय अंडाकार कैसे हो गए, इस प्रकार की। ठीक है,
सर्पिलाकार इस टाइप की और अनियमित ये इस टाइप की, ठीक है। तो इन नवीन तारों का समूह होती है अनियमित आकार वाली जो गैलेक्सियां होती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़े आकाश गंगाओं के टाइप, दीर्घवृत्तीय, सर्पिलाकार और अनियमित आकार, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मिल्की वे कौन से टाइप की गैलेक्सी है, ठीक है। तो वह है आपकी सर्पिलाकार, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, महाविस्फोटक सिद्धांत को पढ़ा, उसके बाद हमने आकाश गंगाओं को पढ़ा, ठीक है। आकाश गंगाओं से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने किए, ठीक है, यानी इसके टाइप किए, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और गैलेक्सी आकाश गंगा के आगे बढ़ते हैं। तो तारों का निर्माण होता है और तारों का निर्माण कैसे होता है और उन सब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको अभी हम करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, तारों का निर्माण, ठीक है, तारों का निर्माण। तारों का निर्माण कैसे हो उस सब के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। यह हो गया आपका ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या हो गई, आकाश गंगाएं, आकाश गंगा, आकाश गंगा, ठीक है। और आकाश गंगा में एक जो है दुग्ध मेखला जिसमें हमारी पृथ्वी है वह हो गई, ठीक है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक है। और इस दुग्ध मेखला में क्या है, हमारा सूर्य, ठीक है, सूर्य, क्योंकि हमें अभी हम तारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सूर्य क्या है, एक तारा, ठीक है, हमारे सौरमंडल का भाग है एक सूर्य, ठीक है। तो तारा, तो सूर्य क्या है, एक तारा, ठीक है। तो तारों का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद आकाश गंगा के बारे में पढ़ा, उसके बाद दुग्ध मेखला के बारे में पढ़ा और अब हम आ गए सूर्य के ऊपर, तारे के ऊपर, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो तारों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, तारों का निर्माण धूल और गैस के कणों से मिलकर तारों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो धूल और गैस के कण मिलकर क्या बनाते हैं, आपके तारे, ठीक है। धूल एवं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, धूल एवं विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर, विभिन्न प्रकार के धूल एवं विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर तारों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात हमने अभी पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है या नहीं। तो हाँ, तारों के पास अपने खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। तो सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है, ठीक है। तो तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। हेडिंग लिख सकते हो आप, तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि तारों के पास अपने स्वयं का प्रकाश किस प्रकार आता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, धूल एवं विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर तारों का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो जो गैसें हैं इसमें मुख्यतः होती हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन के आधार पर तारों में प्रकाश का निर्माण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नोट करके कि तारों में, या पूछ सकता है सूर्य में ऊर्जा का या प्रकाश का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया इनके अंदर होती है, ठीक है। तो तारों में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो तारों में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ठीक है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो मिलकर एक का निर्माण करते हैं। ऐसे आप इसको इजी भाषा में समझ सकते हैं कि कोई भी दो चीजें मिलकर एक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे तारों का निर्माण, तारों में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कैसे होती है, तो तारों में होती है कौन सी गैसें, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, आपके हीलियम, ठीक है। हीलियम प्लस ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये इस अभिक्रिया के द्वारा आप समझ सकते हो कि तारों में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा का
ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नाभिकीय संलयन होता रहता है। दो हाइड्रोजन मिलते हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, आपका हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह प्रोसेस तारों में चलती रहती है। हमारे सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है और हम तक रोशनी पहुंचती है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया टाइम टू टाइम चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि यह अभिक्रिया बंद हो जाती है किसी भी तारे में बननी, तो उस तारे का रंग कैसा पड़ जाएगा, आपका लाल। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी कि तारों में क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि दो हाइड्रोजन मिलकर पूर्ण रूप से हीलियम का निर्माण कर देंगे और ऊर्जा कम उत्पन्न शुरू हो जाएगी। ठीक है, उत्पन्न होनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस समय पे क्या हो जाएगा, जो तारा है उसका रंग कैसा पड़ जाएगा, लाल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है, इसको हम बाद में बताएंगे कि लाल दानव किसको बोलते हैं, कैसे यह बनता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि तारों का रंग किसका निर्धारण करता है, तो टेम्परेचर का, दूरी का, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो तारों का रंग किसका निर्धारण करता है, तो वह हो गया आपका टेम्परेचर का। ठीक है, तापमान का। तो तारों का रंग टेम्परेचर का निर्धारण करता है, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा, लाल अगर किस तारे का रंग पड़ जाएगा तो उसमें ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, वह खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से पूछा जाता है कि अगर तारे का रंग नीला है तो उसमें ऊर्जा की मात्रा टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर सबसे अधिक है। ठीक है, टेम्परेचर सबसे अधिक। अगर तारे का रंग नीला है तो टेम्परेचर सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर लाल है तो, अगर किसी तारे का रंग लाल हो जाता है तो उसका टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तारों का रंग किस चीज को दर्शाता है, तो तारों का रंग टेम्परेचर को दर्शाता है। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लाल के ऊपर। तो जैसा कि हमने पढ़ा, दो हाइड्रोजन जब पूर्णतः मिलकर एक संपूर्ण हीलियम का निर्माण कर देंगे तो ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसका रंग कैसा पड़ जाएगा, लाल। ठीक है, तो जब इसका लाल रंग पड़ना शुरू हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका लाल दानव। ठीक है, लाल दानव। ठीक है, लाल दानव या रेड जायंट। ठीक है, लाल दानव या रेड जायंट। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल दानव या रेड जायंट क्या होता है, तो जब दो हाइड्रोजन पूर्णतः मिलकर एक हीलियम का निर्माण कर देते हैं और ऊर्जा इसमें बननी कम हो जाती है तो इसका प्रकाश अपने आप कम हो जाएगा। नतीजा यह निकलेगा कि प्रकाश बहुत ही कम हो जाएगा और यह लुप्त होने की कगार पर आ जाएगा। तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं, लाल दानव। ठीक है, रेड जायंट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेड जायंट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो रेड जायंट, लाल दानव। ठीक है, इसको बोल दिया गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तारों में कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ, दुग्ध मेखला सूर्य भी हमारा तारा है। तारों में प्रकाश का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है। तारों का रंग किसको प्रदर्शित करता है, टेम्परेचर को। अगर नीला रंग है तो सबसे अधिक टेम्परेचर होगा तारे का, और लाल रंग है तो सबसे कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, और जब यह स्थिति आती है, कम लाल पड़ने लग जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लाल दानव या रेड जायंट। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, रेड जायंट। तो रेड जायंट जब तारे का रंग लाल हो जाएगा तो उस समय एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसमें अचानक से एक विस्फोट होगा। ठीक है, तो तारे में क्या होगा, एक अचानक से विस्फोट। और जब तारों में विस्फोट होगा तो यह बहुत से छोटे और बड़े भागों में बट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लाल दानों में, या फिर बोल सकते हो तारों में, जब लाल होने के बाद विस्फोट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, सुपरनोवा ये टर्म है, कुछ जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट किसे कहते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है, किसने दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, जब किसी तारे का रंग लाल हो जाता है तो उसमें जब, या फिर बोल सकते हो इसकी मरने की स्थिति आती है तारे की, तो उस समय उसमें एक विस्फोट होता है जिसे क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, ये हो गया आपका सुपरनोवा विस्फोट। तो इसमें जब विस्फोट होगा तो यह बहुत से छोटे और बड़े भागों में टूट जाएगा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे भाग होंगे इसके, जब यह टूटेगा तो उन छोटे छोटे भागों को क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है आपका पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन स्टार।
न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, जब लाल तारा छोटे छोटे भागों में, छोटे बड़े भागों में टूट जाएगा, या फिर तारे की स्थिति जब मरने की स्थिति में, जब तारा मरने की स्थिति में आता है तो वह छोटे और बड़े भागों में टूट जाता है। ठीक है, उसमें विस्फोट होता है। तो जो विस्फोट होता है वो तो कहलाता है आपका सुपरनोवा विस्फोट, और जो छोटे भागों में टूटता है उसको क्या कहते हैं, पल्सर स्टार या छोटे भागों में। ठीक है, आप नोट करते रहे साथ साथ, नहीं तो पजल हो जाओगे आप इसमें। छोटे भागों में जब यह टूटता है तो वह क्या कहलाता है आपका, पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, तो पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन स्टार हो गया। ठीक है, तो जो ये तो हो गए छोटे भाग, और जो बड़े भागों में टूटेगा तो उसमें एक जगह ऐसी आएगी, मान लीजिए यह आपका तारा है, यह तारा है, और इस जो ये विस्फोट होने के बाद यह स्थिति आई है, तो इसमें एक जगह ऐसी होती है, एक छिद्र ऐसा होता है जहां से न प्रकाश गुजर सकता है और न कोई दूसरी चीज गुजर सकती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया, तो इस जो ये छिद्र होता है इसको बोला गया आपका किरण छिद्र। किरण छिद्र, किरण छिद्र, या और क्या बोलते हैं इसको, और ब्लैक होल, ब्लैक होल। ठीक है, किरण छिद्र या ब्लैक होल। जब बड़े छोटे भागों में टूट रहा है तो पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, पल्सर स्टार किस लिए बोला गया इनको, क्योंकि ये बहुत ही तेज गति से घूमते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर लगभग 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर, तो इसलिए इन्हें पल्सर स्टार कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही तेज गति से घूर्णन करते हैं। और जो बड़े भागों में टूट गया है, जो लाल मरने की स्थिति में तारा, तो वो जो बड़े भागों में टूट गया उसमें एक छिद्र ऐसा होता है जहां से न प्रकाश गुजर सकता है न और कोई दूसरी चीज, तो इसको क्या कहा गया, किरण छिद्र या ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल या किरण छिद्र किसे कहा गया, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पल्सर स्टार क्या होते हैं ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पल्सर स्टार की गति कितनी होती है, तो प्रति सेकंड में 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन कर जाते हैं अपने अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप इनका ध्यान रखना। तो ब्लैक होल की जो स्थिति थी इसके बारे में किसने बताया सबसे पहले, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले बताया आपका एस चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर। कब बताया ये पूछ लिया जाता है, तो 1930 में। ठीक है, तो ब्लैक होल या किरण छिद्र की स्थिति को किसने बताया सबसे पहले, चंद्रशेखर ने। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने, कब, 1930 में। ठीक है, ये ब्लैक होल या किरण छिद्र की स्थिति बताई, इसी के वजह से इसको आगे 1900 आप नोट करने ला 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, किसको, एस चंद्रशेखर को। तो ये आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में। ठीक है, तो ब्लैक होल की स्थिति को किसने बताया, एस चंद्रशेखर ने, कब, 1930 में। इसकी वजह से नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1983 में। ठीक है, एस चंद्रशेखर को। तो ये था आपका निर्माण, तारों का निर्माण और तारों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तारों से, उनके बारे में करते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट तारा है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बताता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इसकी दूरी पूछे तो सूर्य से दूरी कितनी होगी, 4.25 प्रकाश वर्ष। सूर्य को हम बार बार क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य एक तारा है और हमारे सौरमंडल के बीच में स्थित है सूर्य। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने सौरमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है सूर्य का। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी हमारी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर काट रही है और अपने आप चक्कर काट रही है। तो वो सब कुछ बातें हम सौरमंडल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रह्मांड में तारों के निर्माण में पढ़ रहे हैं, तो सूर्य के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट तारा हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी। और इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारों से कई बार पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि आप देखते होंगे कई बार आकाश में कि इस प्रकार एक स्थिति मिलती है तारों की। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, सप्तऋषि।
इन 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तऋषि। ठीक है, आप देखोगे रात के समय में आकाश में स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे ये चमकीले तारे। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके? सप्तऋषि। ठीक है, तो इन 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तऋषि। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ध्रुव तारा। आपने नाम सुन रखा होगा ध्रुव तारा। ठीक है, तो ध्रुव तारा किस लिए जाना जाता है? तो यह हमारे जो पृथ्वी है उसके उत्तरी ध्रुव के ऊपर से ठीक 90 डिग्री का इसकी जो किरणें हैं, इस तारे की जो किरणें हैं वह हमारी पृथ्वी जो है उसके उत्तरी ध्रुव के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसकी प्रकाश की किरणें ध्रुव तारे की, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, इसे उत्तरी ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह हमारे पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है उसके ठीक ऊपर पड़ता है। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं हैं उनका भी निर्माण या उनका पता या बोल सकते हैं उनकी जो स्थिति है उनका भी हम ध्रुव तारे की आपतन कोण के आधार पर लगाते हैं। ठीक है, तो ध्रुव तारा 90 डिग्री बनाता है, इसकी जो किरणें हुआ हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ध्रुव तारा, ये हो गया सप्तऋषि। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि रात के समय, दिन के समय में तो हो गया सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है जो सबसे चमकीला है। तो पूछा जाएगा कि रात के समय में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो नोट कर लीजिए आप, रात के समय में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है आपका? वह है, यहां पे नोट कर लीजिए, साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, रात के समय में सबसे, लिख देता हूं मैं यहां पे, रात के समय में आकाश में दिखाई देने वाला चमकीला तारा। दिन में तो पूछे तो सूर्य हो गया। ठीक है, तो चमकीला तारा क्या हो गया? साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, तो एक कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हो सकता है आगे भी पूछे जाएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो एक बार ये मैं रिवाइज करवा देता हूँ आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में जॉर्ज लेमेंटेर ने जो दिया था। ठीक है, बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इसका सही प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आकाश गंगाओं के बारे में। आकाश गंगाओं की टाइप कौन सी होती है, हमारी पृथ्वी कौन सी आकाश गंगा का भाग है, मिल्की वे, दुग्ध मेखला का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आकाश गंगा के बाद तारों का निर्माण कैसे होता है, धूल और गैस के कणों से मिलकर तारों का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें पढ़े कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारों में के पास स्वयं का प्रकाश होता है, नहीं तो पूछे तो हाँ, स्वयं तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है। उसके बाद हमने पढ़ा तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया तारों में ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अलग अलग लाल दानों या रेड जाइंट किसे कहते हैं, जब तारे की स्थिति बिल्कुल मरने के नजदीक आ जाती है तो उसे तो उसका रंग लाल पड़ जाता है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? लाल दानव या रेड जाइंट। ठीक है, तारों का रंग किसको दर्शाता है? आपके टेम्परेचर को। ठीक है, अगर नीला रंग है तो सबसे अधिक टेम्परेचर वाला तारा है, और अगर लाल रंग है तो सबसे कम टेम्परेचर वाला तारा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि तारों का रंग किसको दर्शाता है? आपके टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये हो गया आपका तारों का रंग टेम्परेचर को दर्शाता है। इसके बाद लाल दानव जब विस्फोट होता है तो वह छोटे और बड़े भागों में टूट जाता है, तो छोटे भागों में टूटता है उसको बोलते हैं आपका पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, ये 1 सेकंड में लगभग 30 बार घूर्णन करता है अपने अक्ष के ऊपर, इस वजह से इन्हें पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ठीक है, जब बड़े भागों में टूटता है तो इसमें एक हिस्सा खाली रह जाता है और उस खाली हिस्से से नए प्रकाश गुजर सकता है, नए और कोई दूसरी चीज, तो उसे क्या बोला गया? कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। ठीक है, यह इसकी निर्माण या फिर बोल सकते हैं इसकी ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र की खोज किसने की? एस चंद्रशेखर ने। कब? 1930 में। ठीक है, इसी खोज की वजह से इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है एस चंद्रशेखर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, 4.25 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है, लगभग प्रकाश वर्ष एक दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, उसके बाद हमने सुपरनोवा विस्फोट पढ़ा। ठीक है, तो जो लाल दानव तारे में विस्फोट होता है वो क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा साइरस या डॉग स्टार
कौन सा तारा होता है रात के समय में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार होता है। सप्तऋषि पढ़ा, 7 तारों के ये इस प्रकार दिखाई देंगे। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि। ठीक है, ध्रुव तारे के बारे में पढ़ा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से इसकी स्थिति को पढ़ा हमने। ठीक है, 90 डिग्री की इसकी जो किरणें होती हैं प्रकाश की, वो उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो ध्रुव तारे के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये सब आज के इसमें टॉपिक में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसमें ब्रह्मांड के आगे पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो में जो ब्रह्मांड के बारे में हमने जो भी कुछ समझाया आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।